हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रयास में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का, जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ है। और ये सीबीएसई ने जो लॉन्च किया हुआ है, यह है आपका 2021 और 22 को लेके जो टर्म टू होना है उसके लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। इस बार पूरा पैटर्न आपका पूरा चेंज होने जा रहा है तीन टाइप से। सबसे पहले मैं आपको जितने भी पैटर्न दे रखे हैं उनके बारे में समझा देता हूँ। पहला है आपका कि यहाँ पे केवल 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। केवल 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, है ना। 12 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। और सेक्शन ए में 1 to 3 क्वेश्चन हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलता है, बहुत बढ़िया हो गया है तो आपके लिए, है ना। और हर एक कितना है, 2 मार्क्स का है, यानी कि सेक्शन ए से आप 6 मार्क्स क्या कर सकते हो बताओ, ले सकते हो। दूसरा, अच्छा यहाँ पे ना एक पहली वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आप पढ़ेंगे तो इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस का मीनिंग आप समझें कि भाई आपके पास ना ज़्यादा चॉइस है अभी के लिए, ठीक है ना। आप आराम से क्या कर सकते हैं बताओ, इसको वो कर सकते हैं जो है, आराम से अपने हिसाब से मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है जो वो है 14 to 11 है, यानी कि 14 to 11 वाले हैं 3 मार्क्स का, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट है 12 नंबर, ये केस बेस्ड वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, 5 मार्क्स का है। चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले वाले से। पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी है उसको इंडिकेट करिए, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। पहला पूछा है बेंजोइक एसिड, फिनॉल, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, है ना। और पूछता है कि बताइए इनका ना पी के ए वैल्यू, ये पूछ रहा है पी के ए वैल्यू। पी के वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ना के ए का उल्टा होता है, यानी कि मैं कहूँ कि पी के ए, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कहूँ आपसे कि पी के ए, तो आप कहेंगे जो पी के ए होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए होता है, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आपका, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी होती है। तो समझें, आपको बेंजोइक एसिड दे रखा है, सबसे पहले इन सब के ना फॉर्मूले बना दो आप, ऐसे कुछ फॉर्मूले बना दो। ये है आपके पास बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे आपका COOH लगा हुआ है। दूसरा है आपके पास फिनॉल है, फिनॉल का फॉर्मूला कुछ यूँ रहा, ये OH। थर्ड है आपके पास पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि ये आपका OH। और यहाँ पे भी आपका NO2 लग जाएगा, NO2, यहाँ पे भी आपका NO2 होगा, और यहाँ पे भी आपका NO2 होगा। और लास्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला भी ऐसा ही कुछ रहेगा कि यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH। ये हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड। पूछता है इनमें से सबसे, मतलब इनका ना इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, यानी कि पी के ए का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। जो पी के ए का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका, एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो कैसे, देखो, अगर आप सबके सब को देखोगे, अगर आप ना COH को देखोगे और OH को देखोगे, फिनॉल को देखोगे, पिक्रिक एसिड सबको देखोगे, तो आपको एक बात मालूम पड़ेगी यहाँ से कि जो है ना आपके पास ये चीज़, एक मिनट, लेट मी चेंज माई इंक। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपके पास फिनॉल होता है ना वो लीस्ट एसिडिक होता है। लीस्ट एसिडिक का मतलब मोस्ट पीके वैल्यू इसी की होगी, यानी कि आपका फिनॉल आ जाएगा पहले तो, फिनॉल आएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा आपका, अगर इन दोनों में देखूं मैं, फिनॉल और बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड में देखूं, तो देखिए ये आपका सैलिसिलिक एसिड है और ये है बेंजोइक एसिड। तो इन दोनों में ये देखा गया है कि जो मोर एसिडिक होता है वो होता है आपका सैलिसिलिक एसिड होता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा ये, बेंजाइलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड होगा,
और लास्ट में किसका होगा बताओ, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक एसिड माना जाता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होता है, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पिक्रिक एसिड का होने को तो फिनॉल का डेरिवेटिव है ना। ये होने को तो क्या है आपका, फिनॉल का डेरिवेटिव है। उसके बावजूद भी यहाँ पे 3 विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। एक विथड्रॉइंग ग्रुप ये है, एक विथड्रॉइंग ग्रुप ये है, एक विथड्रॉइंग ग्रुप ये है। इन तीनों की वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं दूसरे वाले में। समझे, दूसरे वाले में ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया है, पीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया। आप इसका उल्टा करके इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी सा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास कुछ चीज़ें दी हुई है उसने, और जो है पहली वाली आपको दे रखी है कि भैया एसिटल्डिहाइड एसीटोन दे रखा है। पहला आपको दिया है एसिटल्डिहाइड दे रखा है एक, सबका फॉर्मूला ही लिख देते हैं। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH होता है एसिटल्डिहाइड। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या होता है CH3। थर्ड होता है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ तो CH3 लगा होगा, ये C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी मिथाइल लगा होगा, यहाँ पे भी मिथाइल लगा होगा, यहाँ पे भी क्या लगा होगा आपके पास, मिथाइल लगा होगा। और बोलता है इन तीनों की अगर इन तीनों की रिएक्शन NH2OH से करवाई जाए तो क्या ऑर्डर रहेगा। सुनना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक करेगा ये कार्बोनिल कार्बन पे। इसके पास भी कार्बोनिल कार्बन है और इसके पास भी क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। तीनों के पास क्या है, आपके पास कार्बोनिल कार्बन है। अभी होगा क्या, अब क्या होगा आगे देखें। अब एक बार बताओ, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने जाएगा तो वो कार्बोनिल कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो एल्डिहाइड होता है उसका जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये मोर डेफिशिएंट होता है, मोर डेफिशिएंट होता है तो आसानी से NH2OH क्या कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा NH2OH की तरफ, वो तो कौन सा होगा, एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। सेकेंड, इन दोनों ये भी कीटोन है आपका, ये भी कीटोन है, लेकिन यहाँ पे ना आपका ये ग्रुप लगा हुआ है, ये बल्कि ग्रुप है एक। दूसरा क्या है इसके पास, बढ़िया बहुत ज़्यादा वो है इसके पास, शायद ना एक ब्यूटाइल कीटोन छूट गया है, हाँ ब्यूटाइल कीटोन छूट गया है। तो कोई नहीं, आपको ना पता चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये हो गया एसिटल्डिहाइड हो गया है ना। दूसरा आपके पास क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे आपका एसीटोन रहेगा, एसीटोन रहेगा। उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे से ये तीनों ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसकी तरफ, तो ये जो कार्बोनिल सेंटर है, ये वाला जो कार्बोनिल सेंटर है, ये क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। जबकि इस वाले केस में क्या हो जाएगा, आपका आराम से NH2OH क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्योंकि केवल एक CH3 यहाँ पे भी है, एक CH3 यहाँ पे भी है, तो इसलिए लास्ट में क्या हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O टर्सरी ब्यूटाइस, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। थर्ड वाले का चलते हैं। अच्छा, अगर ना यहाँ पे ये जो आया है आपका ब्यूटाइल कीटोन आया है, तो इसके बीच में क्या आता है, ये ब्यूटाइल कीटोन आ जाता है, ब्यूटाइल कीटोन आ जाता है, ठीक है। थर्ड, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये 3 एसिड दे रखे हैं हमें, और पूछा हुआ है कि इन सब की ना वो क्या होगी, इन सब की बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इन तीनों का ना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो समझते हैं इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा। बहुत सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है उसको समझ लेते हैं पहले तो मैं इथेनॉल का फॉर्मूला लिखता हूँ, CH3CH2OH होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। दूसरा होता है आपके पास इथेनोइक एसिड का CH3C डबल बॉन्ड OH होता है, और जो बेंजोइक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है PHC डबल बॉन्ड OH होता है।
बोला बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में ना कैसे देखा जाता है उसको समझते हैं। सबसे पहले कि सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है। यानी कि आपको सबसे पहले देखनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे तो इथाइल अल्कोहल में भी होगा, एसिटिक एसिड में भी होगा और बेंजोइक एसिड में भी होगा। सेकेंड फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बताओ? मॉलिक्यूलर मास। सही है। मॉलिक्यूलर मास अगर हम इन दोनों का देखने जाएं तो इसका मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 3 3 2 5 5 1 6 और आपका 24 30 और 30 और लगभग 46 के अराउंड होगा। इसका कितना होगा? 46। अगर इसका देखने जाएंगे तो हो जाएगा 12 12 और 40 फिर 16 हो जाएगा। इसका लगभग हो जाएगा 48 के अराउंड हो जाएगा। जबकि इसका क्या होगा? पीएच लगा हुआ है तो हाइयर ही होना है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा? आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का होगा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद किसका होगा? एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH का होगा। और लास्ट में किसका होगा? आपका इथेनॉल का होगा। इथेनॉल। ठीक है ना। मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया हुआ है। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो क्या लिखेंगे? इथेनॉल। इथेनॉल। उसके बाद हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। और लास्ट में क्या हो जाएगा? PHC डबल बॉन्ड OH यानी कि बेंजोइक एसिड। तो आपको जब जब बॉइलिंग पॉइंट पूछने के लिए आए तो सबसे पहला देखना है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मामला नहीं चल पा रहा है तो उस केस में आपको देख लेना है क्या? मॉलिक्यूलर मास। अगर आपका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा दिख रहा है तो उसी में आपको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ऐसा लगा देना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। इजी है, बस ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ट्रिक आनी चाहिए आपको। फिर चलते हैं अगला वाला जो आपको दे रखा है उसमें चलते हैं जी। कि जो नेक्स्ट दे रखा है उसमें चलते हैं कि सॉल्यूशन दे रखे हैं ए और बी। एक तो ए सॉल्यूशन दे रखा है आपको और दूसरा दे रखा है आपको बी सॉल्यूशन दे रखा है। बोलता है ये दोनों ही ना इलेक्ट्रोलाइट है, इसको ना डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट किया जाता है। इसको भी बोलता है कि इसको भी क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है। अब बोलता है इसकी ना जो कंडक्टिविटी, ये जो आपको दे रखे हैं मोलर कंडक्टिविटी, इसकी भी क्या दे रखी है बताओ? मोलर कंडक्टिविटी। बी की इंक्रीज होती है बोलता है 1.5 से, और जबकि ए की इंक्रीज होती है बोलता है 2.5 से। ठीक है। विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? इन दोनों में से ना कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये बोलता है। ठीक है, सुनना। अब एक बार बताता हूँ, जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, अगर मोलर कंडक्टिविटी कम है यानी कि लो है तो ये क्या माना जाता है बताओ? स्ट्रॉन्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग। और हाई है तो क्या माना जाता है? ये वीक माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? वीक माना जाता है। ठीक है ना। अभी होगा क्या कि जब मोलर कंडक्टिविटी की भी बात की जाए ना तो ये मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली आपका बढ़ता है ना, लेकिन बहुत धीरे धीरे से बढ़ता है डाइल्यूट करने पे। अगर धीरे धीरे से बढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये आपके पास क्या है बताओ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके लिए ना एक ही ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसका ध्यान रखें आप लोग। जो कि आपका ये और आपका जो लेमडा एम के खिलाफ होता है, इन दोनों का दो एक ग्राफ बनता था जिसमें क्या होता था बताओ? ये आपका स्ट्रॉन्ग के लिए होता था और ये किसके लिए होता था? आपका वीक के लिए। ये वीक होता था, ये क्या होता था? स्ट्रॉन्ग होता। तो आपको ये बोला है कि ग्राफिकली भी बताना है। देखो ग्राफिकली ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग के लिए इस टाइप का कर्व बनता है और आपका वीक के लिए ये वाला कर्व बनता है। ठीक है। अगला अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सॉल्यूशन ऑफ, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी, गिव द रीजन एंड सपोर्ट द आंसर। जो सपोर्ट करे उस टाइप का कुछ रीजन दो बोलता है। रीजन देते हैं, देखिए कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं? जो कार्बोनिल के बगल वाले होते हैं। ये कार्बोनिल सेंटर हुआ, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है, तो इस वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इससे लगे हुए हाइड्रोजनों को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो ये ना इसेंशियल क्यों है उसको समझते हैं। सबसे पहले ना एक बार में एल्डोल कंडेंसेशन की इनिशिएशन कैसे होती है। ये NaOH लेते हो आप लोग, ये क्या करता है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को लेता है और CH2 माइनस जनरेट करता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाता है H। ये बॉन्ड इधर जाता है और आपका ये ऊपर की तरफ, और इससे आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO के पास नेगेटिव चार्ज, और ये H बन जाएगा। ये एल्डोल की स्टार्टिंग की कंडीशन है। दरअसल ना ये होता क्यों है इसको समझते हैं। ये जो कार्बोनिल कार्बन लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पहला, मतलब पार्शियल के कंप्लीट जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये वाला, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ये जो ऑक्सीजन है इसकी मोर होने की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होता है, ये बॉन्ड धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनना शुरू होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बताओ, कार्बन की तरफ आएंगे। जब इस केस में क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ इस वाले जो अल्फा वाला कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनमें भी इनसे भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो किसकी तरफ जा रहा होगा बताओ, कार्बन की तरफ जा रहा होगा, जिससे कि ये क्या हो जाएंगे बताओ, एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। किसके नेचर के हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। अब एसिडिक नेचर के होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आराम से बाहर जा सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे ना NaOH का यूज करते हो तो आराम से क्या दे देगा, ये अपना प्रोटॉन दे देगा। ठीक है, तो एसेंशियल इसीलिए, ठीक है। दूसरा देखो, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन शोज पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। देखें कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, देखो 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया आपका। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, 2 मतलब 1 2 यानी कि सेकेंड में, और यहाँ पे क्या है आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। बोलता है अगर इसके साथ ना कि क्या कर देता हूँ मैं, अगर इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ टॉलन टेस्ट के साथ, टॉलन के साथ करवा देता हूँ, तो ये बोलता है कि पॉजिटिव देता है। देखिए बेसिकली ना पॉजिटिव इसलिए देता है इसमें क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो टॉलन रिएजेंट होता है ना, टॉलन रिएजेंट क्या कर जाता है, खुद में ही अपने आप में ही क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है Ag में, ठीक है ना। और एक बात तो है, दरअसल बात क्या है ना कि जब टॉलन और फेलिंग का यूज करते हैं ना, जब टॉलन और फेलिंग का यूज करते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, जो इनमें प्रेजेंट जो मेटल होते हैं वो सेल्फ रिड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि ये खुद में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होते हैं। अगर ये खुद में रिड्यूस होते हैं तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो कार्बन और ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये बॉन्ड तोड़ पाना मुश्किल है, इसलिए क्या होता है, ये खुद ही क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहने का है आपके लिए कि सेक्शन बी को कैसे सॉल्व करें, है ना। सेक्शन बी में वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड बातें नहीं होंगी। तो सेक्शन ए से जो आपको पूछा जा रहा है, बेसिकली वो पूछा जा रहा है सॉल्यूशन चैप्टर से और आपका ऑर्गेनिक चैप्टर से, ठीक है ना। फिर इनऑर्गेनिक का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपके इनऑर्गेनिक 1-2 लग रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझते हैं। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो क्लोरोबेंजीन से ये चाहते हैं, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि ये आपके पास बेंजीन है, क्लोरीन लगा दिया, क्लोरोबेंजीन। बोलता है अगर ना यहाँ पे NH3 का यूज़ करता हूँ या फिर कोई भी अमोनोलाइसिस करवाता हूँ इसका, तो इससे ना एनिलीन नहीं बनता है। बोलता है ये दरअसल ना यहाँ पे NH2 ऐसा पॉसिबल नहीं है, बोलता है। उसका रीज़न समझाता हूँ। देखो अगर यहाँ पे NH2 लगना ही है ना इस वाले सेंटर पे, अगर इस वाले सेंटर पे NH2 को लगना ही है तो NH2 को करना क्या पड़ेगा बताओ। इस वाले सेंटर में अगर NH2 को लगना होगा तो ये Cl और कार्बन का बॉन्ड ये क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है ना कि क्योंकि ये जो क्लोरीन है इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस के लिए जाते हैं।
रेजोनेंस के लिए जाते हैं तो आपके पास ना कुछ इस टाइप की चीज़ जनरेट होती है, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इस टाइप की चीज़ जनरेट होती है। अब क्योंकि जो डबल बॉन्ड बन गया है तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ पाना क्या है, नामुमकिन या मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ पाना, इसलिए अमोनोलाइसिस नहीं होती। वैसे भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इन एनी, कोई भी बेंजीन सब्सटीट्यूशन में, बेंजीन के केस में डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये था आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल बॉन्ड आने की वजह से ये नहीं हो पाता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। फिर है एन इथाइलिन इथेनामीन बॉइल्स एट दिस वन एंड ब्यूटेनामीन दिस वन। सुनना, ब्यूटेनामीन को अगर फॉर्मूला बनाता हूँ तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 आएगा, CH2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2 जिसके पास की लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एन इथाइल इथेनामीन का फॉर्मूला होगा, ये नाइट्रोजन लगा होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक इथाइल ग्रुप होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक इथाइल ग्रुप होगा। अब देखना, ये जो अमीन है ये है 1 डिग्री अमीन है, और ये जो अमीन है ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री अमीन है। दरअसल ना, अगर 1 डिग्री अमीन को आप देखोगे तो एक आपने बीकर ले लिया, मान लीजिए बीकर के अंदर ये एक प्रेजेंट है, तो एक तो अकेला होगा नहीं, एक दूसरा बीकर लिया जिसमें आपका 2 है, यानी कि ये इसको हम 2 मान के चल रहे हैं, ये भी अकेला होगा नहीं। लेकिन एक की अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर ना मैं इसको ऐसे कुछ लिख दूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख दूँ नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ये अमीन के अवेलेबल है फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। जबकि इस वाले केस में क्या है, केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, यानी कि कौन सी वाली बॉन्डिंग होगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर वाली। कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर वाली होगी। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर वाली होगी तो हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ना, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर वाली होगी ना तो हम ये बोलेंगे कि भाई जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब आपका ये जो होगा एन इथाइलिन एमेनिन, इसमें क्या होता है 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जबकि इस वाले केस में क्या है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ये क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करता है, ठीक है। तीसरा, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। इसको समझना, ये थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट बना लेता है। कैसे बनाता है उसको समझते हैं जी, समझें। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, यानी कि ये आपके पास एनिलीन है, एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर NH2, ये है आपका। अब इसकी रिएक्शन करवानी है आपको CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ, ठीक है। और ये बोलता है कि यहाँ पे ना आपको पायरिडीन के साथ लेना होता है इसको, यानी कि नाइट्रोजन होगा ये आपके पास यहाँ पे, और ये इसके साथ लेना होता है बोल रहा है, ठीक है। ये ना बेस होता है प्लस न्यूक्लियोफाइल भी होता है कभी कभी, तो समझें। दरअसल ये क्या करेगा, ऐसे बनाएगा और यहाँ पे ये जाएगा, ये ऊपर आएगा, वापस आके ये चले जाएगा, बनेगा जो प्रोडक्ट उसको बना देता हूँ मैं आपको। ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पे NH डबल बॉन्ड OCH3 बनेगा, ठीक है। प्लस में देखो HCl निकलेगा, एक तो ये Cl निकला, एक NH से निकला, तो ये क्या निकला बताओ, HCl निकला। अब ये जो HCl होगा ये एसिडिक मीडियम होगा, लेकिन उसी के साथ साथ क्या लगा होगा बताओ, यहाँ पे एक पायरिडीन लगा होगा, है ना। पायरिडीन में यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के लॉन पेयर इसके साथ बॉन्डिंग में होंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओवरऑल इसको क्या करने के लिए ये यूज़ होता है बताओ, बैलेंस करने के लिए, तो इसलिए पायरिडीन का यूज़ होता है। जो HCl है, HCl एसिडिक मीडियम जनरेट ना करे इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास कन्वर्ट द फॉलोइंग,
कन्वर्ट द फॉलोइंग, फिनॉल टू फिनाइल इथेनामाइड, फिनॉल टू फिनाइल इथेनामाइड। समझे? समझते हैं जी। ये आपके पास फिनॉल का फॉर्मूला है, सिंपल सा OH, और आपको इसको चेंज कर देना है इथेनामाइड, फिनॉल आपका इथाइल इथेनामाइड में चेंज कर देना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे उसको ध्यान दें कि ये होगा आपके पास बेंजीन रिंग, और इसमें लगा होगा आपका NH लगा होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लग गया होगा CH3, ये लगा होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है आपको। तो उसके ना कुछ स्टेप होते हैं, उसको समझते हैं सबसे पहले कि जी आपके पास ना फिनॉल है, ये आपके पास एक है फिनॉल है। अब फिनॉल के साथ तो आप डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते, तो सबसे पहले ना इसको ना रिड्यूस करवा दीजिए, यानी कि बेंजीन में रिड्यूस करवा दीजिए। तो बेंजीन में जब रिड्यूस करवाते हैं तो उस टाइम पे आपकी ना जिंक डस्ट यूज होती है, Zn डस्ट का यूज होता है। जिंक डस्ट का यूज करेंगे तो ये बना देता है बेंजीन। क्या बना देता है? ये बेंजीन, हाइड्रोजन आ जाएगा। अच्छा, उसके पास ये बेंजीन आ गए। बेंजीन के साथ ना आप बहुत चीज़ें कर सकते हो कि डायरेक्टली या तो ये NH2 ग्रुप लगा लो, या फिर आप कुछ ऐसा कर लो कि जो ये NH2 ग्रुप है ना, आप क्या कर सकते हो, NH2 ग्रुप, हाँ ऐसा कुछ कर सकते हो जैसे NH2 ग्रुप हो गया है ना, इस टाइप से। तो आप एक काम करो, इसमें ना HNO3 का यूज़ करो, है ना, HNO3, और H2SO4 का यूज़ करो, SO4। तो इससे बनेगा क्या, आपका एक बेंजीन होगी, और ये इसका नाइट्रेशन हो चुका होगा, यानी कि यहाँ पे NO2 लग चुका होगा, ठीक है। फिर ये जो NaNO, जो ये NO2 बना हुआ है, इसको ना आपको चेंज करवाना है NH ग्रुप में। तो आप क्या करते हो बताओ, NaNO2 का यूज़ करते हो, है ना, और HCl का यूज़ करते हो। इससे किस में चेंज हो जाता है बताओ, NH2 में चेंज हो जाता है ना। ये चेंज हो गया आपका NH2 में, ठीक है। फिर आप इसका क्या करवा सकते हो बताओ, फिर से वही वाली रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन, सॉरी इससे पहली वाली जो हमने करवाई, कौन सी रिएक्शन करवा सकते हैं इसके साथ, कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो ये क्या करेगा, यहाँ इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, बनेगा क्या, कुछ ऐसा NHCO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, है ना, ये H, एक और H लग जाएगा, NH2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये वापस आएगा तो ये चले जाएगा, और ये आपका बना लेगा ओवरऑल, अगर मैं दिखा दूँ तो आपका ये बनेगा प्रोडक्ट NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, NHC डबल बॉन्ड O CH3। और हमें बनाना भी यही था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फिनॉल होगा, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवा देंगे। जिंक डस्ट के साथ करवा देंगे तो ये क्या बना लेगा, आपका बेंजीन बना लेगा। ये बेंजीन बन गया। बेंजीन का क्या करेंगे आप, नाइट्रेशन कर देंगे। नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 ग्रुप लग जाएगा। फिर NO2 ग्रुप को फिर से क्या करना है आपको, रिड्यूस करके किस में चेंज करना है, एनिलीन में चेंज करना है। एनिलीन में चेंज करना है। एनिलीन में जब चेंज करोगे तो एनिलीन का क्या करोगे आप, एसाइलेशन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। इससे आपका क्या जनरेट हो जाएगा, फिनॉल 2, जो एन फिनाइल इथेनामाइड जनरेट हो जाएगा, एन फिनाइल इथेनामाइड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। अगला देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है क्लोरोइथेन टू मिथेनामीन, यानी कि क्लोरोइथेन आपको दे रखा होगा, है ना, C2H5Cl आपको दे रखा है, और इससे आपको चेंज कर देना है मिथेनामीन, यानी कि मिथेनामीन में चेंज कर देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो समझते हैं इसके लिए कुछ स्टेप आपके यूज होंगे। सुने कि आपको दे रखा है C2H5Cl दे रखा है, ठीक है। आपको जो दे रखा है C2H5Cl क्लोरोबेंजीन, इसको अगर मैं ऐसे भी लिखूं तो चलेगा, CH3CH2Cl, ठीक है। देखिए इसको ना आपको चेंज करना है, इसको चेंज करके आपको बना देना है CH3NH2 में, इसको चेंज करना है।
तो ये क्या क्या यूज होगा इसमें देखते हैं। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ना दो टाइप की चीज़ें यूज कर सकते हो, या आप एक्वस KOH ले लो। एक्वस KOH लेते हैं तो यहाँ पे ना आपकी कौन सी रिएक्शन होती है बताओ, आपकी SN रिएक्शन होती है। SN रिएक्शन होने पे क्या हो जाएगा, ये Cl निकल जाएगा, OH लग जाएगा, यानी कि CH3CH2OH बन जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और होती है, अगर अल्कोहलिक KOH लेते हो तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता, और ऐसे केस में आपके एल्कीन बन जाते, ठीक है ना, समझे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इसका ना ऑक्सीडेशन कर दो। इसका ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कर दो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है ना। KMnO4 क्या कर देगा, इसको ना जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसको किस में चेंज कर देगा, एसिड में चेंज कर देगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O OH में, यानी कि एसिड में चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज है, अगर इसकी रिएक्शन करवा दें NH3 के साथ, NH3 के साथ, तो NH3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस टाइम पे हीट भी देनी होती है। तो प्रोडक्ट कैसे लिखना होता है उसको ध्यान दें। आपके पास दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O OH दे रखा है, और नीचे NH3 दे रखा है, तो NH3 को आप ऐसे लिख सकते हो NH, है ना, 2 NH2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो H। ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक। ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक, यानी कि -H2O हो रहा होगा, -H2O। तो ऐसे केस में आपका बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 बन गया होगा, प्लस H2O तो आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अभी भी ये नहीं बना है आपके पास, है ना, अभी भी ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना है, तो आगे देखो इसका कुछ ऐसा किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं इसमें, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा सकते हैं, इसकी रिएक्शन कर सकते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करते कैसे हैं उसको ध्यान दें आप। उसके ना स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने अगर उतार लिया हो तो एक काम करते हैं, सारे को मिटा देते हैं, है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है, उसको भी समझ लेते हैं यहीं पे से। सुनना, आपका ये बन चुका है CH3C डबल बॉन्ड O NH2 बन चुका है। आप क्या करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे इसकी। बेसिक मीडियम में अगर OH माइनस आप डालते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेगा नाइट्रोजन वाले, तो बनाएगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा NH माइनस आ जाएगा, ठीक है, NH माइनस आ गया। फिर आप क्या कर सकते हैं बताओ, ये NH माइनस की रिएक्शन अब देखो आप क्या कराएंगे, Br2 के साथ करवाएंगे, तो ये NH क्या कर लेगा, यहाँ से एक Br को ले लेगा, तो बनाएगा क्या देखें, CH3C डबल बॉन्ड O NH, और आगे क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखें, फिर से आपके पास बेसिक मीडियम तो होगा ही, फिर से आप क्या कर दो, इसकी रिएक्शन ना OH माइनस के साथ कर दो, तो ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा, कहने का मतलब आपका कुछ इस टाइप का बना, CH3C डबल बॉन्ड O, ये आ गया N माइनस आ गया, इसी के साथ क्या लगा होगा Br, ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड ऊपर आएगा, आपके पास रेजोनेंस होके CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड NBr लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, ऐसा जब हम कर रहे हैं, जब हमने ऐसा कर दिया है तो उस टाइम पे हम एक काम कर सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जब वापस आएगा तो ये जो बॉन्ड होगा ये मिथाइल शिफ्ट होके कहाँ चले जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास चले जाएगा ना, इस नाइट्रोजन के पास चले जाएगा, तो ये Br को क्या होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मैं ना दोबारा लिख देता हूँ इसको, मैं इसको ना दोबारा लिख देता हूँ। देखो यहाँ से ना हमारा बना क्या है उसको ध्यान दो, कि आपके पास बना हुआ है CH3C सिंगल बॉन्ड O के पास माइनस आ गया, डबल बॉन्ड NBr लगा हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज जब वापस आएगा तो ये मिथाइल शिफ्ट करके नाइट्रोजन के पास चले जाएगा और ये Br क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा।
तो आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा बताओ। आपके पास बना CH3 बना, है ना। और यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन आया, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड क्या आ गया, O आ गया। इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट बोलते हैं, आइसोसाइनेट, ठीक है। फिर आप ना इसकी रिएक्शन करवा दो H2O के साथ। H2O के साथ करवाओगे तो H2O के साथ जब करवाएंगे हम तो क्या बनेगा उसका ध्यान दें। देखिए, यह है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये किसके साथ लगेगा, हाइड्रोजन के साथ लगेगा। यह है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किसके साथ लगेगा, OH के साथ लगेगा। हाइड्रोजन और OH में जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होगा। आपका बनेगा क्या, CH3NH, C डबल बॉन्ड OH बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको बोला जाता है कार्बामिक एसिड। क्या बोला जाता है, कार्बामिक एसिड। दरअसल ना ये टूट जाता है, यानी कि टूटने का मतलब इसको अगर हम थोड़ी सी भी हीट देते हैं तो यहाँ से -CO2 जनरेट होता है, और -CO2 होके ये बना लेता है CH3NH2 बना लेता है। ये आपकी पूरी रिएक्शन थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या था बताओ, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाना था। उसके बाद उससे आपका बन रहा था क्या, अल्कोहल बन रहा था। अल्कोहल का आपको एसिडिफिकेशन करवाना था। एसिडिफिकेशन करवाने के बाद आपको क्या करना था बताओ, उसका हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाना था। और उसके बाद ये हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म पूरी इतनी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है। तो अगला देखते हैं जी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखें, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रोपेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। बहुत सिंपल सा है, नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। और इसको किस में चेंज करना है बोलता है ये, CH3 CH2OH में चेंज करना है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे एक बार ही सुनना। सबसे पहले ना एक काम करते हैं, एक काम वो जो है ना उसको, ये काम है कि हम एक काम कर देते हैं, ये जो है ना CN, यहाँ पर इसका ना H2O के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो H2O के साथ करवाएंगे तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आपका OH जुड़ जाएगा। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोजन। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का भी एक बॉन्ड टूटेगा, यानी कि बनेगा क्या, देखो अगर ना मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखो, प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूँ। आपके पास है CH3 CH2 C123N है। इसकी ना वाटर के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपको OH लिख देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ये बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड टूट रहा होगा, जो बनेगा वो CH3 CH2 C, है ना। यहाँ पे आ गया आपके पास OH आ गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन H, ये बन गया आपका। अच्छा, उसके बाद और क्या हो सकता है बताओ, इसको ना आप चेंज कर सकते हो किस में, ये आपका इनॉल टाइप का चीज़ बन गया तो इसको कीटो में चेंज कर दो तो बनेगा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन गया इसका। ये इनॉल टाइप का था ना, इनॉल टाइप का, ये क्या आ गया आपका, कीटो टाइप का बन गया। तो कीटो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, कीटो मोर स्टेबल होते हैं। फिर क्या करना है, फिर से ना आप इसकी रिएक्शन करवा दो Br2NaOH के साथ, है ना। Br2NaOH के साथ करवा देंगे तो इससे आपका जो जनरेट होता है उसको बता देता हूँ। Br2 और NaOH, इससे ना आपका जनरेट क्या होता है उसको समझाया देता है। देखो, आप क्या करेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ से ले लेंगे ऐसा करके ना,
ये ग्रुप इधर चले जाएगा, ये बना लेता है। मैं अगर पूरा लिखूँ तो ये हॉफमैन रिएक्शन होती है और यहाँ से आपका बन जाता है CH3 CH2 और NH2 बना लेता है ये, ठीक है ना। कैसे बनता है एक बार चलो समझा देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक का देखो, इससे आगे देखते हैं। देखिए आपके पास ना OH माइनस होगा, ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेगा और एक प्रोटॉन को लेगा तो बनाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा NH माइनस और इस NH माइनस के साथ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा ना। अब यहाँ पे ना अगर मैं NH माइनस यहाँ पे Br2 की रिएक्शन करवा देता तो Br लग जाता, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसके साथ Br लिख सकता हूँ, इसके साथ क्या लग जाएगा आपका Br लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक बेस और ले लिया मैंने OH माइनस, ये क्या करेगा बताओ, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा तो बनाएगा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N माइनस और क्या बना लेगा यहाँ पे Br लग जाएगा। फिर क्या होना है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, बनाएगा क्या CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और क्या हो जाएगा ये Br, ठीक है। ये जैसे ही इधर जाएगा तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट होके नाइट्रोजन के पास चले जाएगा, Br बाहर जाएगा, बनेगा क्या CH3 CH2। अब CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड है कार्बन है, डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन है। फिर से इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, मान लो अब इसकी रिएक्शन ना H2O के साथ करवा दो तो H2O के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, है ना। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, आपका बनेगा CH3 CH2, है ना, NH C डबल बॉन्ड O, है ना, OH बना लेगा। इसकी हीटिंग कर दो तो बनेगा आपका CH3 CH2 और NH2 बना लेगा। और हीटिंग करने का मतलब डेल्टा दे देंगे तो माइनस CO2 निकल रहा होगा ना, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा उसके बाद करना क्या है, इसकी रिएक्शन ना, हाँ इसको क्या कर देना है आपको ना, अच्छा ये बन गया है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 CH2 और NH2, ये बन चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कर देंगे HNO2 के साथ, HNO2 के साथ। तो HNO2 के साथ करते हैं तो ये एल्कोहल में चेंज हो जाता है, ये एल्कोहल में चेंज होता है, कहने का मतलब CH3 CH2 OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर ये CH3 CH2 में चेंज हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, इथेनॉल में चेंज करना है क्या, इथेनॉल में तो हो चुका है चेंज, ठीक है ना। अगर फर्दर भी अगर हम चाहें तो इसकी रिएक्शन किसी के साथ भी करवा, ठीक है, इतना हो गया है, इथेनॉल में चेंज करना है, ठीक है, इथेनॉल में चेंज करना है, ठीक। उसके बाद अगला है क्वेश्चन आपके पास कि NiH2O6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन कलर वाइल दिस वन इज आपका अगला कलर है बोलता है ना। समझते हैं जी, समझे। देखो आपको जो पूछा गया है, ये पूछा गया है, दो कंपाउंड दिए गए हैं, NiH2O का होल 6 दिया गया है और ये 2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन का है। दूसरा दे रखा है आपको Ni, ये दे रखा है H2O का होल 4 और En, ठीक है ना, और लास्ट में दे रखा है 2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर दोनों का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, निक के लिए होगा ये OH2, यहाँ पे भी क्या होगा, ये OH2 होगा, ये ना लिगेंड है OH2 होगा, ये भी क्या होगा OH2 होगा, यहाँ पे भी आपका OH2 लगा होगा और यहाँ पे भी क्या लगा होगा OH2 और यहाँ पे क्या होगा 2 पॉजिटिव। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका निक के लिए रहा होगा, यहाँ पे
ऑक्टाइडल बनेगा, यहाँ पे OH2 हो गया, यहाँ पे En लग जाएगा यानी कि बाइडेंटेट होता है, ये भी OH हो जाएगा, ये भी OH हो जाएगा, ये भी OH2, सॉरी ये भी H2, ठीक है ना। बोलता है ये भी आपका 2 पॉजिटिव है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन ये कौन सा कलर होता है, बोलता है ब्लू कलर का है, और जबकि ये कौन सा कलर है, बोलता है ग्रीन कलर होता है। देखिए कलर के लिए ना कुछ चीज़ें हैं, VBGYOR, ठीक है। जब हम ना इधर की तरफ जाते हैं ना, इधर की तरफ मतलब वायलेट से लेके रेड की तरफ जाते हैं, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहता होगा, उल्टा रहता होगा। एनर्जी का ऑर्डर क्या रहता होगा, इस टाइप से रहता होगा इधर की तरफ, यानी कि यहाँ पे रहता होगा आपका एनर्जी का ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ब्लू कलर का, ये जो ग्रीन कलर वाला है, इसकी एनर्जी कम रहती होगी और ब्लू कलर वाले की एनर्जी क्या रहती होगी, ज़्यादा रहती होगी, है ना। तो समझे। अब ये ना कहाँ से स्टार्ट होता है उसको समझते हैं, ये कलर कहाँ से जनरेट होते हैं उसको भी समझते हैं। इतना आपको याद हो गया ना। अब देखिए कलर कहाँ से जनरेट होते हैं उसको समझ लेते हैं। बेसिकली ना एक टर्म आती है डीडी ट्रांजिशन, एक टर्म आती है डीडी ट्रांजिशन, यानी कि एक टर्म है डीडी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, यानी कि डी से डी में कैसे जाता है। देखो अगर CFT की बात करूं तो ये होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 होते हैं। ये क्या कर जाते हैं बताओ, ये टूट जाते हैं। एक तो EG में टूटते हैं ऑक्टाइडल के केस में, दूसरा किस में टूटते हैं, T2G में टूटते हैं। तो यहाँ से अगर ये EG से इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन या फिर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आने लगे तो ऐसे कलर में कलर जनरेट होते हैं, ऐसे केस में कलर जनरेट होते हैं। अब समझें। अब दरअसल हो क्या रहा है ना कि ग्रीन के केस में ग्रीन कलर का ये है बोलता है, और जो दूसरा है ये कौन सा है, ब्लू कलर का है। तो ऑब्वियसली बात है जो ब्लू कलर वाला रहा होगा उसमें क्या रहा होगा उसको समझते हैं। देखो जब ये ये ग्रीन वाले की बात करूं तो यहाँ पे EG बना होगा और यहाँ पे क्या बना होगा बताओ, T2G बना होगा, ठीक है, T2G बना होगा। तो अब एक बार बताता हूँ मैं आपको। अब ग्रीन है, कम एनर्जी का है, कम एनर्जी का मतलब क्या हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर की तरफ चले गया होगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर की तरफ चले गया होगा तो हम ये मानेंगे कि किस टाइप की चीज़ हुई होगी कि इन दोनों के बीच में जो गैप रहा होगा जिसको डेल्टा नॉट बोलते हैं वो लेस रहा होगा। कितना लेस रहा होगा, है ना। जबकि जो दूसरा वाला केस है ना आपके पास, सुनना जी, जो दूसरा वाला केस है, अच्छा एक चीज़ और है ना, जो H2O है, H2O होता है ना वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। और जो EN होता है वो क्या होता है बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है ना। अब देखो जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ऐसे केस में क्या होता है कि इन दोनों की एनर्जी गैप क्या हो जाती है, लेस होती है, ठीक है ना। तो समझे। अच्छा यहाँ पे अगर देखूँ तो अच्छा इसका मतलब ये होगा कि H2O के केस में एनर्जी गैप क्या रहता होगा, लेस रहता होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कलर कब आएगा, ग्रीन के केस में क्या हो जाएगा, लेस होगा, डेल्टा नोट क्या होगा, लेस होगा। अच्छा EN दे रखा था ना, तो EN के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल T2G के रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या रहे होंगे, EG के 2 ऑर्बिटल। तो इन दोनों के बीच में जो डेल्टा नोट की वैल्यू होती है वो क्या रही होगी, आपकी मोर रही होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसका कलर क्या हो जाता है, वीक फील्ड लिगेंड वालों का कलर क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन कलर होगा। और जो दूसरा होगा उसके पास क्या हो जाएगा बताओ, आपके पास ब्लू कलर का हो जाएगा दूसरा वाला, सॉरी। ठीक है ना। अच्छा ये वाला क्या हो जाए, ये जो अगर मोर है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बताओ, ये हो जाएगा आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। और ये कौन से कलर का रहा होगा ये बताओ, ग्रीन का रहा होगा। मोर एनर्जी गैप है यानी कि मोर एनर्जी ब्लू की है, और लेस एनर्जी गैप है ग्रीन की है। ब्लू की मोर और ग्रीन की लेस। और लेस होने का मतलब वीक फील्ड लिगेंड WFL रहा होगा, और मोर होने का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन, राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग
कंपाउंड, एक कंपाउंड दे रखा है, उसका फॉर्मूला लिखना है और हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। सुनना, एक बार ना ऊपर वाले का थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, इस वाले को कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर देते हैं। सुनना, आंसर ये है ना कि आंसर सिंपल सा ही है, वी बी जी वाई ओ आर की तरफ अगर जाते हैं उधर की तरफ, तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि जो इधर की तरफ आने पे एनर्जी क्या होती है बताओ, इंक्रीज होती है। ठीक है ना। अब एक बार बताओ, अगर मैं H2O और En को लेता हूँ तो ये क्या होता है, H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होगा बताओ, कि T2G से T2G टू Eg जा सकता है, और इसका मतलब क्या होगा, T2G से Eg में नहीं जाएगा। T2G से Eg में जाने का मतलब क्या हुआ, कि ये जो T2G रहे होंगे 3 ऑर्बिटल, और ये जो Eg रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप रहा होगा ना, वो क्या रहा होगा, बहुत कम एनर्जी गैप, जबकि दूसरे वाले केस में क्या रहा होगा, ज़्यादा एनर्जी गैप रहा होगा T2G और Eg के केस में। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में एनर्जी ज़्यादा है, जो मोर एनर्जी मीन्स कौन सा कलर, ब्लू कलर, और लेस एनर्जी मीन्स कौन सा, ग्रीन कलर। ठीक है। दूसरा, अच्छा, फॉर्मूला लिखना है और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है ना, फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन बोलता है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिंपल सा फॉर्मूला कैसे लिखना है इसका बता देते हैं, कि ट्रिस इथीन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट दे रखा है, यानी कि आपको कोबाल्ट तो बनाना ही है, और दूसरा ये कोबाल्ट हेक्सा रहा होगा यहाँ पे पक्का, है ना। तो ट्रिस इथीन 1,2 डाईमीन, इथीन 1,2 डाईमीन का फॉर्मूला होता है CH2, और यहाँ पे भी लगा होगा आपका NH2, और यहाँ पे भी क्या लगा होगा बताओ, NH2। इसको बोलते हैं EN भी बोलते हैं, इथिन डायमीन, इथिलीन डायमीन। ठीक है ना। तो ट्रिस रहने का मतलब यहाँ पे NH2 रहा होगा। अगर ना मैं इसको थोड़ा बड़ा सा बना दूँ, तो यहाँ पे बना देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, समझे जी। आपके पास रहा होगा कोबाल्ट, ये कोबाल्ट ऑक्ट्राहाइड्रल रहा होगा कुछ ऐसे। तो जो EN का फॉर्मूला है यहाँ पे कैसे लगाना है, NH2 रहा होगा, है ना। ये तो ऐसे एरो देते हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है ये, ऐसे करके। यहाँ पे भी आपका NH2 रहा होगा, और ये NH2 रहा होगा CH2 से अटैच्ड, यहाँ पे भी CH2 से अटैच्ड, यहाँ पे भी, यहाँ पे NH2 रहा होगा, और यहाँ पे भी रहा होगा NH2, और ये रहा होगा CH2, और यहाँ पे क्या, CH2 से अटैच्ड, यहाँ पे भी NH2 से अटैच्ड रहा होगा, ये भी NH2 से रहा होगा, ये रहा होगा आपका CH2 के साथ, अगला भी CH2 के साथ। ठीक है ना। ये आपका बन गया कंपाउंड का फॉर्मूला, और यहाँ पे ना थर्ड मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज हैं इसके पास। तो सल्फेट बोला हुआ है, तो सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 माइनस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 3SO4 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 3SO4 2 माइनस कर देता हूँ, है ना, 3SO4 2 माइनस, सही है। और ऐसे केस में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या होगा बताओ, क्योंकि अगर मैं ना 3 पॉजिटिव CO3 पॉजिटिव की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, ये कितना रहा होगा, D6 रहा होगा, D6 हो गया ना ये तो। अब D6 केस में अगर मैं सिंपल सा देखूं, तो D6 ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, है ना। अब क्या है ना, इसमें दरअसल बात ये है कि ये जो EN लगा हुआ है ये क्या है बताओ, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनका क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर होके किसके साथ आ जाएंगे बताओ, इस वाले के साथ आ जाएंगे, अंदर चले जाएंगे पेयर होके। तो कितने ऑर्बिटल खाली हो गए आपके, 2 ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, D2 रहा होगा और sp3, D2 sp3 इसका क्या रहा होगा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा। ठीक है। तो एक दूसरा है, अच्छा अगला क्वेश्चन है जो उसमें चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज
T2G एंड EG, है ना। एक तो T2G 3 बोलता है, EG में कितना है बोलता है 1 बोलता है। फिर आगे बोलता है कि भैया एक बार बताइए, भैया ये बताए कि इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और दूसरा बोलता है CFT बनाओ इसकी। ठीक है, सबसे पहले जो ना आपके डी ऑर्बिटल होते हैं ना, ये ब्रेक होते हैं ऑक्ट्राहेड्रल वाले केस में। डी ऑर्बिटल ब्रेक होते हैं आपके ऑक्ट्राहेड्रल के केस में दो टाइप से, समझना। जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये ब्रेक डाउन होते हैं डी ऑर्बिटल दो टाइप से। सबसे पहले तो इनको ना थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और एक्साइटेड हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं EG और T2G में। ये रहा होगा आपका T2G, और ये क्या रहा होगा बताओ, EG रहा होगा। इसको बोलते हैं EG और इसको बोलते हैं T2G। जो EG होते हैं, EG होते हैं आपके dx² माइनस y² एंड dz², और जो T2G होते हैं वो कौन से होते हैं बताओ। एक तो होता है dxy होते हैं, दूसरा होता है dyz होते हैं, तीसरा होता है dxz होते हैं। ठीक है, अब ये बोलता है कि भैया ऐसा है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन बताए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन, तो बता दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। EG में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। इसका मतलब ये रहा होगा कि जो आपके पास ना, मैंने सिंपल सा इसको ये बनाया, अगर 1 2 3 4 और 5 ये बनाया, तो इसमें क्या रहा होगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 1 2 3 और 4। देखना, अगर ना EG में T2G में बिना पेयरिंग हुए, अगर T2G में बिना पेयरिंग हुए कोई इलेक्ट्रॉन अगर EG में चले जाता है, तो इसको बोला जाता है हाई स्पिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हाई स्पिन बोला जाता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाके नीचे ही पेयरिंग कर लेता, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये लो स्पिन। कब होता लो स्पिन, जब मैं ये बात करूं कि ये T2G होते 3, 1 2 3, और ये होते EG 2, तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 ऐसा कर देता, यहाँ की यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, तो इसको बोलता मैं लो स्पिन बोलता। तो अब क्या हो रखा है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, पक्का हाई स्पिन रहा होगा। ये क्या रहा होगा बताओ, हाई स्पिन। ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर दिस वन कंपाउंड। ये इसका क्या है बताओ, क्रिस्टल फील्ड डायग्राम है इसका, ठीक है ना। ये वाला, ये होता है आपका ग्राउंड स्टेट होता है, ये होता है एक्साइटेड स्टेट होता है, और ये क्या होता है बताओ, स्प्लिटेड स्टेट होता है। डेल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, -0.4 होता है, और ये कितना होता है, +0.6 होता है, और टोटल मिला के कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 10 DQ आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल दूसरी सीरीज आएगी, दूसरी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आपके 12 तक के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।